टॉपिक करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में दो टॉपिक आएंगे, हम दोनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की हम कैलकुलेशन करेंगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पहले उसको देखते हैं डायग्राम से, फिर इसको अपन डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रिज्म बना लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रिज्म बना लेंगे। इस प्रिज्म का करते हैं अपन थोड़ा इस तरफ से बनाते हैं, इसमें थोड़ी रे उस तरफ जाएंगी तो वो बोर्ड पे बनेंगी नहीं। इसको क्या करते हैं थोड़ा इस तरफ से बनाते हैं। ये क्या किया अपन ने, एक प्रिज्म बना लिया। अब प्रिज्म में क्या किया अपन ने, एक वाइट लाइट डाली। ये आपको सब कुछ पता है। और वाइट लाइट डालने के बाद हम क्या करेंगे, आपने इससे पहले पिछली वाली टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो देख के आइएगा। तो यहाँ पर अपन एक वाइट लाइट डाली। अब आपको पता है इससे 7 कलर यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन अपन को एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेंगे, एक का फाइंड कर लेंगे। तो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन तो अलग अलग होंगे, लेकिन अपन एंगल ऑफ डेविएशन देख लेंगे कभी किसी एक का। तो वो किसका ले लेते हैं अपन, रेड का ले लेते हैं। तो रेड मान लीजिए ये डेविएट हुई इस तरह से, और इस तरह से ये इसके बाद कैसी इस तरह से ये बाहर चली जाती है। इस तरह से अपनी ये वाइट लाइट आई और इस तरह से ये डेविएट होके निकल गई। तो ये अपना एक प्रिज्म होता है। और आपको पता है ये हमारा मान लीजिए ये रेयर होता है, ये डेंसर होता है। प्रिज्म कैसा, एक डेंसर मीडियम हो गया, रेयर के कम एयर, यहाँ पर मान लीजिए एयर है और ये डेंसर हो गया। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या बनेंगी, अपनी नॉर्मल बनेंगी। तो यहाँ पर क्या मान ली अपने नॉर्मल बना ली, ये अपनी नॉर्मल N1 हो गई। और यहाँ पर भी आपको पता है फिर से यहाँ पर क्या होगी हमारी, तो यहाँ पर हमारी दूसरी नॉर्मल बन गई। ये हमारी नॉर्मल कौन सी हो गई, N2 यहाँ पर नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, नॉर्मल बना ली। नॉर्मल क्यों बनाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ से कोई रे गई तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि रेयर, इसको मान लीजिए रेयर मीडियम, इसको मान लीजिए डेंसर मीडियम, तो ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन होगा। तो उसकी नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह हमने इसमें नॉर्मल यहाँ पर बना लिया। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। सिंपली किसके लिए ले लिया, बस ये रेड ले ली। उसके बाद इसका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बनता है, मान लीजिए इसको अपन ये अगर यदि यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं हुआ होता, रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं हुआ होता, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये कैफी चली जाती है यहाँ पर स्ट्रेट चली जाती, ये कैफी चली जाती है यहाँ पर स्ट्रेट चली जाती। यदि यहाँ पर ये क्या होना होता, ये लाइट हमारी यदि 7 क्लास में डिवाइड नहीं हुई होती, जिसमें हमने रेड अकेले ली है, तो ये कैफी जाती, ये वाली रे अपनी स्ट्रेट चली जाती। और स्ट्रेट चली जाती तो ये इसको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी बैक ट्रेस कर देंगे। इसको अपन ने यदि थोड़ी बैक ट्रेस कर दी, किस वाली को, ये वाली रे को यदि अपने बैक ट्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एंगल बनेगा यहाँ पर। और ये एंगल कौन सा होता है, इस तरफ ये डेल्टा होता है हमारा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये कौन सा एंगल होता है हमारा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये रे हमारी इतनी यहाँ पर डेविएट हुई है, तो ये हमारा एंगल कौन सा होता है, इसको इस तरह से बना देते हैं। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको जो साइन होता है इसको बोलते हैं डेल्टा। तो इसको अपन ने क्या किया, इसको मान लीजिए यदि स्ट्रेट चली जाती है, इसको बैक ट्रेस कर दिया, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसको अपन को यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये एंगल है, ये कौन सा इंसिडेंट एंगल है, तो इसको अपन ने I1 नाम दे दिया। और इसको अपन ने क्या किया, इस वाले को, ये कौन सा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसको R1 नाम दे दिया। ये इसको अपन ने R1 नाम दे दिया। और यहाँ पर ये फिर से कौन सा ये बना, अपना I2 एंगल बना। और ये बन गया कौन सा, अपना R2 एंगल। ये कौन सा रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये अपना इंसिडेंट एंगल हो गया I2। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, R1 हो गया, R2, इनको अपने नाम दे दिए। तो ये अपने एंगल होगा यहाँ पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे, ये मान लीजिए ये रे यहाँ पर गई, तो ये तो हमारी कैंसी हो गई, अब ये यहाँ पर जाएगी तो ये इंसिडेंट हो जाएगी, ये इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। लेकिन यहाँ पर R2 क्यों बनाया, क्योंकि R1 R2 साथ में जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और I1 I2 एक जगह पर आ जाएंगे, इसलिए इसको पलट कर लिख दिया। बाकी वो बात सही है, यहाँ से ये रे गई तो ये अब इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रहेगी, ये रिफ्लेक्टेड रहेगी, तो यहाँ पर एंगल I2 ही बनेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस R2 को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
अब क्या करते हैं, इन पॉइंट को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को अपन ने क्या दिया, एल नाम दे दिया, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने, एम नाम दे दिया। ये एल हो गया, ये एम हो गया। इस वाले एम को भी अपन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं। ये अपना एम हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया अपना ए बी सी। ये अपना क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। तो अब आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनको एंगल को कर दिया, ये R1 R2 कर दिया। नीचे वाले एंगल कौन से बन गए हमारे, R1 R2 यहाँ पर बन गया। लेकिन जो ऊपर वाले एंगल हैं, ये वाले एंगल हमारे क्या बनेंगे, ये वाले एंगल को आप देखते हैं। तो आप देखिए जो I1 इस तरफ है, तो यदि हमारा ये कैसा बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से। यदि ये वाला एंगल I1 है तो ये वाला पूरा एंगल भी कितना, I1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये कौन से हम होते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। यदि ये I1 है तो ये वाला जो पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना, ये पूरा, ये वाला, यदि ये पूरा एंगल देखें तो ये कैसा बन जाएगा अपना, मतलब ये R1 वाला भी, ये ऊपर वाला, ये दोनों मिला के अपना पूरा क्या बन जाएगा, I1। ये पूरा क्या बन जाएगा, ये कैसे हो जाएंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। और हमको फाइंड करना कौन सा, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या करेंगे हम, अपोजिट हैं और वर्टिकली अपोजिट हैं, तो हमको यदि ये पूरा एंगल यदि आई है और इसमें से हमको ये ऊपर वाला एंगल फाइंड करना, नीचे वाला तो हमको पता है ये R1 है, लेकिन हमको फाइंड करना है ये ऊपर वाला। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा I1 है, जो हमारा I1 एंगल है, उसमें से क्या करेंगे हम, R1 को माइनस कर देंगे। यदि हम I1 में से R1 को माइनस कर दें तो ऊपर वाला एंगल हमको फाइंड हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये I1 माइनस में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो ये हमारे I1 माइनस R1 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से I1 और R1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, यदि ये वाला एंगल I2 है तो ये वाला पूरा एंगल भी कैसा हो जाएगा, हमारा I2 ही हो जाएगा। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, I2 माइनस R2 कर देंगे, तो ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, I2 माइनस R2 यहाँ पर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो ये वाला एंगल इतना बना, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, ये भी I1 बन गया। तो हमको ऊपर वाला एंगल चाहिए था, तो R1 में से हमने इसको फाइनल माइनस कर दिया। इस तरह से आपको उसको करना है। तो समझ में आपको ये आ गया होगा कि किस तरह से इनको बनाना है। अब करते हैं इसका डेरिवेशन। तो इनको हमने नाम दे दिया, इसको L नाम दे दिया, इसको M नाम दे दिया, इसको O नाम दे देते हैं, इसको O नाम देते हैं। और इस पॉइंट पे जहाँ पर ये एंगल ऑफ डेविएशन बना है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, P नाम दे देते हैं। ये हमारा P एंगल हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट जो बना है, जो वहाँ पर ये एंगल बना है, उस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल PLM। यदि आप ट्राइंगल PLM को देखें, कौन सा, PLM, ये वाला ट्राइंगल, मतलब कि इसमें से यदि इसको बाहर बनाए तो ये वाला ट्राइंगल, ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर बन रहा है, और ये वाला इस तरह से ही बन रहा है। यहाँ पर ये P बन रहा है, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर ये L है, और यहाँ पर ये M है। और तो L एंगल हमको ये पता है, ये ऊपर वाला कितना है, I1 माइनस R1 है, I1 माइनस R1 है, और ये कैसा है हमारा, I2 माइनस R2 है। तो ये हमारा यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ये PLM वाला। तो ये ट्राइंगल हमने ले लिया। तो हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये डेल्टा। तो ये डेल्टा कैसा एक्सटीरियर एंगल है, किसके, इन दोनों के सम के ये इक्वल आ जाएगा। तो इसको चाहें तो हम PLM ट्राइंगल में इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू में I1 माइनस में R1 प्लस I2 माइनस में R2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और यदि इसको हम चाहें तो डेल्टा, इसको हम थोड़ा जमा के लिख देते हैं, I1 और I2 को साथ में लिख देते हैं। तो I1 और I2 को हम साथ में लिख देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, I1 I2 कैपिटल हैं, इनको छोटा ही लिख देते हैं, छोटा अच्छी लग रही है, छोटी छोटी अच्छी लग रही है, तो इनका क्या बने, छोटी छोटी लिख दी। तो यहाँ पर ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो इनको अपन साथ में लिख देंगे। तो इसको इस तरह से लिख देंगे, I1 प्लस में I2, यहाँ पर इनको जमा के लिख दिया।
उसके बाद यदि आप देखें तो ये I1 ये R1 भी माइनस का, ये R2 भी माइनस का है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ये R1 भी माइनस का हो जाएगा, ये R2 भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, और ये दोनों ही माइनस के तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू में I1 प्लस I2, और यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 यहाँ पर बन जाएगा। क्या किया हमने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये हो गया ट्रायंगल PLM में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब लेंगे हम ट्रायंगल कौन सा, LMO। LMO। अब ट्रायंगल LMO को अपन बनाते हैं यहाँ पर, इसको अलग से बना लेते हैं LMO को। यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया था, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा भरा भरा हो गया। तो PLM कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है अपना, इस तरह से यहाँ पर PLM बन रहा है। यहाँ पर O बन रहा है, ये एंगल O बन रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल O बन रहा है, यह वाला एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, एंगल O बन रहा है। तो यदि आप PLM O एंगल को देखें तो यहाँ पर जो L वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये कौन सा है, R1 एंगल है, और इस तरफ वाला ये एंगल R2। तो इस तरह से ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ये LMO वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ये वाले ट्रायंगल में आपको पता है कि फिर ट्रायंगल का सम कितना होता है, मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो इन तीनों ट्रायंगल का जो सम, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस में एंगल O, ये वाला एंगल O इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, 180 डिग्री यहाँ पर होता है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नाम 2। तो ये हमने यहाँ पर इसका इक्वेशन का यूज़ किया। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब लेंगे हम एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर आपको पता है क्या बन रहा है, ये ALMO, मतलब ALMO इस तरह से बन रहा है। जो यहाँ पर A होता है, ये वाला भी एंगल होता है, ये कौन सा होता है हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, मतलब प्रिज्म किस एंगल पर बना हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने कौन सा लिया, ये वाला लिया, ये इस तरह से बन रहा है इस पे क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से हमारा इस पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये हमारा कौन सा है, ए वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और यहाँ पर L है, यहाँ पर M है, और यहाँ पर O है। अब आपको पता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ A है, और ये एंगल L है, और ये एंगल M है। तो ये वाला एंगल भी कुछ होगा, ये वाला एंगल भी कुछ होगा, लेकिन जो L एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, और जो M वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। लेकिन क्यों होगा वो समझते हैं। आपको पता है जो यहाँ पर नॉर्मल है, आपको पता है ये दोनों हमारे N1 और N2 क्या नॉर्मल है, और नॉर्मल आपको पता हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ये आपको पता है जो नॉर्मल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। और यदि आप AL पर देखें, जो AL पर जो LO है वो कैसा है, ये LO क्या है, LO तो हमारा नॉर्मल ही है। तो AL पर ये LO कैसा हो गया, LO कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पर है, समझ में आ रहा होगा। ये AL है, ये वाला हमारा AL, इसको बाहर से अपने डायग्राम बना लिया। और ये LO असल में है क्या, LO क्या है, नॉर्मल ही तो है। जो LO हमारा है ये नॉर्मल है, तो इस पर कैसा हो गया, ये 90 डिग्री पर हो गया। तो ये एंगल L भी हमारा 90 डिग्री होगा, और ऐसा ही है इसमें M भी हुआ है। तो यदि आप AM को देखें, और AM पर क्या है हमारा, MO क्या है, नॉर्मल है। तो AM पर ये MO कैसा हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाला एंगल भी हमारा कैसा हो गया, 90 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से ये दोनों L और एंगल हमारे 90 डिग्री यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम, ये नॉर्मल थे, इनको एंगल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, वो एंगल M वाला, ये हमारा कौन सा एंगल O है। ये थोड़ी लाइन यहाँ से अच्छी से बना देते हैं, इसको डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, अब सही लग रहा है।
तो ये समझ में आ गया आपको, ये एंगल 90, ये एंगल 90 कैसे है, ये हमारी एल पर ये एलओ कैसा परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर पर होता है। तो ये दो एंगल हमारे परपेंडिकुलर हो गए, मतलब 90 डिग्री हो गए। आपको पता है जो क्वाड्रेटल होता है उसका सम कितना होता है, 360 होता है। नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, जो क्वाड्रेटल होता है उसका सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल हमने लिया वो कौन सा लिया है, ALMO। उसमें क्या है, हमारा एंगल A है और एंगल L है, एंगल L है, प्लस में एंगल M है, प्लस में एंगल O है, और इनका सम कितना होता है हमारा 360 यहाँ पर होता है। इनका सम कितना होता है हमारा 360 होता है। और हमको पता है एंगल M और एंगल M और एंगल L हमारे कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एंगल M, एंगल ये वाला एंगल भी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया, और एंगल M भी हमारा कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, और ये एंगल O और ये 360 की डिग्री के हमारे चल ही रहे हैं। तो यहाँ से 90 और 90 कितने होते हैं हमारे 180 होते हैं। तो एंगल A प्लस में एंगल O ये कितने हो गए हमारे 180 डिग्री हो गए। दोनों को हमने क्या किया, सम कर दिया, और ये 360 डिग्री हमारा साथ में चल ही रहा है। तो 90 और 90 को प्लस कर दिया तो ये 180 हो गया। तो यहाँ से यदि देखें तो एंगल A प्लस में एंगल O कितना आ गया 360 डिग्री, और ये 180 यहाँ पर प्लस का है, इसको इस साइड पहुँचा देंगे तो ये कितना हो गया 180 डिग्री, इसके माइनस में आ गया। तो यदि 360 में से 180 गया तो कितना बचता है, 180 बचता है। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल O, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। ये हमारे यहाँ से एंगल A और एंगल O की यहाँ से वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसको हम क्या करते हैं, जो एंगल A है और एंगल O यहाँ से फाइंड हुआ है हमारा, इसको हम नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन 3। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन 3 यहाँ पर नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब आप समझिए। जो यहाँ पर एंगल R1 था और R2 था, और यहाँ पर क्या था, एंगल O था, ये वाली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप देखें तो यहाँ पर भी 180 डिग्री है और यहाँ पर भी 180 डिग्री, मतलब कि इसकी एक साइड इक्वल है। तो यदि एक साइड इक्वल है तो ये दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी कैसी आ जाएंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा देखिए जादू। जादू क्या होगा, तो यहाँ पर जादू देखने के लिए आप तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3। यदि आप इक्वेशन 2 और 3 को देखते हैं तो यहाँ पर भी 180 है, यहाँ पर भी 180, मतलब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे इस वाली के एंगल A के और एंगल O के, ये वाला हमारे इसके इक्वल आ गया। तो इतना आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करें, यहाँ से एंगल ये तो अब इजी टू अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये सब एंगल है। तो अब की बार क्या करेंगे, एंगल को हम हटा देते हैं क्योंकि बार बार एंगल दिख रहे हैं। तो इनको करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए बी ओ है, ये भी ओ है, मतलब ओ है, ये इस तरफ भी ओ है और इस तरफ भी ओ है। तो ये कैसे आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, ए ओ से ओ हमारा कैंसिल हो गया, इस जो ओ है उससे वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर R1 बचा प्लस में R2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, A बचा। यहाँ पर क्या हुआ, A R1 और R2 ये क्या आ गया हमारे A के इक्वल में यहाँ पर आ गए। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये इक्वेशन 3 थी, इसको हमने इक्वेशन नाम 4 दे दिया। तो यदि हमने इसको इक्वेशन नाम 4 दे दिया तो जो R1 है और R2 है वो किसके इक्वल आ गए, A के इक्वल आ गए। और यदि आप इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ पर क्या है, R1 प्लस R2 है, और R1 R2 प्लस किसके इक्वल है, A के इक्वल है। मतलब इस R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सिंपल A यहाँ पर लिख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, सिंपल ए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन फर्स्ट। यदि इक्वेशन 4 को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से क्या बनेगी, ये डेल्टा क्या आ जाएगा हमारा I1 प्लस I2 माइनस किसके, एक एक कर जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 हमारा क्या आ गया, ए यहाँ से आ गया। तो ये हमारा ए यहाँ से I1 प्लस I2 और इस ए के यहाँ पर इक्वल में माइनस ए के इक्वल में आ गया डेल्टा। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरह से किया है। अब देखते हैं, देखिए ये तो हमारी डेल्टा यहाँ से फाइंड हो गया और इसको क्या करते हैं, ये इक्वेशन 4 थी, इसको क्या किया हमने इक्वेशन 5 यहाँ पर नाम दे दिया। इसको क्या किया हमने इक्वेशन 5 यहाँ पर नाम दे दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था यहाँ तक। तो इतना हम नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा और आगे हम करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। ये इक्वेशन जो बन रही है ना, उनको आप एक बार लर्न कर लीजिए। क्योंकि जो नेक्स्ट डेरिवेशन इसके बाद होगा बी वाला, इसी का पार्ट है, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वहाँ पर फाइंड करेंगे, उसमें ये इक्वेशन का यूज़ होगा। तो उनको आप इन इक्वेशन जो बनी है 1 2 3 4 5 इन सबको याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन 5 बनी है, इसको क्या करेंगे हम, 4 थिन प्रिज्म करेंगे। तो 4 थिन प्रिज्म, इस 4 थिन प्रिज्म में होता क्या है वो समझ में आ रहा होगा आपको। आप खुद भी समझ रहे होंगे अब क्या होने वाला है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। अप्लाई यदि हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया तो स्नेल्स लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू साइन आई अपॉन में क्या होता है, साइन आर होता है। और जो हमारा 4 थिन प्रिज्म है, इससे क्या हुआ, जो साइन आई है और साइन आर है वो क्या हो गए, स्मॉल एंगल में कन्वर्ट हो गए। मतलब साइन आई इक्वल टू आई आ गया और साइन आर इक्वल टू में आर आ गया। ये आपको याद भी आ रहा होगा, अपन रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में किया था। जो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बन के इक्वल हो जाता है। इस तरह 4 थिन प्रिज्म में क्या हो गया, साइन आई आई इक्वल आ जाएगा, साइन आर आर के इक्वल आ जाएगा। 4 थिन प्रिज्म केस में भी अपन यही करेंगे। तो ये आपको पहले टॉपिक से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये क्या आई और आर के यहाँ पर इक्वल आ गया। और यदि क्या करें, यहाँ से आई फाइंड करें तो यहाँ पर जो आई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू आर और आई। मतलब कि क्या, इस आई आर को हमने इस तरफ पहुँचा दिया म्यू के साथ, और आई फाइंड कर लिया। अब यदि हम इसको I1 के लिए फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू R1 हो जाएगा और I1 हो जाएगा। ये म्यू क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि सब किसके लिए कर रहे हैं हम, रेड के लिए। मतलब अभी तो हमने एक ही यहाँ पर कलर लिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सेम रहने वाला। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है और इंसिडेंट वाला एंगल है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, R2 के लिए ले सकते हैं। R2 में क्या आ गया, I2 आ गया। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड हो गई। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर I1 है और I2 है, I1 और I2 की जगह ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जो I1 है और I2 की जगह ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की है स्नेल्स लॉ से, जो 4 थिन प्रिज्म केस से, वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड R1 इन इक्वेशन 5 में हम ये जो हमने I1 और R1 की वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा आया वो क्या आया, I1 की वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू R1 थी, प्लस में यहाँ पर क्या है हमारा, म्यू R1 थी, और ये क्या हमारा म्यू R2 है। और ये किसके आ गई, इक्वल माइनस के एक के यहाँ पर इक्वल आ गई। तो ये हमारी यहाँ से वैल्यूज यहाँ पर फाइंड हुई थी।
तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से यदि इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, म्यू कॉमन ले लिया, तो म्यू कॉमन लेने से होगा क्या, यदि इन दोनों इक्वेशन से हमने म्यू कॉमन यहाँ पर ले लिया, मतलब इन दोनों इक्वेशन से म्यू कॉमन ले लिया, तो म्यू कॉमन लेने से होगा क्या, यहाँ पर बचेगा R1, यहाँ पर बचेगा प्लस का R2 और ये माइनस का ये तो यहाँ पर चल ही रहा है। इतना हमने यहाँ से कर लिया। अब आप देखें जो R1 प्लस R2 है, और आप इस इक्वेशन 4 को देखिए, यहाँ पर R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, हमारे A के इक्वल होता है। और यहाँ पर भी आप देखें R1 प्लस R2 आया है, तो R1 प्लस R2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, सिंपल यहाँ पर A पुट कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, जो डेल्टा है अब क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ पर R1 और R2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल में A आ जाएगा और ये माइनस A। तो ये हमने यहाँ से कर दिया इक्वेशन 4 की हेल्प से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो यदि हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्या करें, हमें A जो A है उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा हमारा, यहाँ पर म्यू बचा और यहाँ पर क्या बचा, सिंपल में हमारा माइनस का 1 बचा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। जो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो डेल्टा है वो यहाँ से हमारा आ गया, क्या, A म्यू माइनस 1। ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। 4 थिन प्रिज्म वाला केस लगा के इस तरह से इसको फाइंड करना था। तो ये हमारा इसका डायग्राम था, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा था। ये डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का वो करता है। ये इसकी डेल्टा की A इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये याद करना, न्यूमेरिकल्स में बहुत पता है। और एक चीज़ आपको होमवर्क में हो रहा है, ये सारी इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हैं, इन सबको लर्न करना, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन में ये पूरी डायरेक्ट लगेंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।